हमारे जो सब सब्जियां फ्रूट्स वगैरह जिनको हम हेल्दी मानते हैं उसमें अधिक मात्रा में कीटनाशक पदार्थों का यूज हो रहा है। सिर में दर्द होना, सिर में दर्द के साथ में उल्टियां होना और दर्द की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों का बढ़ना। देखिए पर्टिकुलरली जैसे माइग्रेन है एक तो परिवार में चलता है जी। दूसरी चीज ये है उसके दर्द को ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास या तो साइकोलॉजिकल या फिजिकल कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर उसके साथ एसोसिएटेड होता है। एमआरआई में भी जब कहीं भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि साहब ये ट्यूमर है या और कोई खून की नस बंद हो गई है जिसके कारण थक्का जम गया है, बजाय इसके कि हम पूरी खोपड़ी खोलें तो उतना ही पर्टिकुलरली वही हिस्सा हम खोलते हैं। अम्मा झाड़ा फूक करा के आए, अब सब दोबारा एमआरआई करा के देखो हमारे ट्यूमर का क्या हुआ, पता लगता है 4 गुना बढ़ गया। सर अभी हम सिम्टम्स की बात तो कर चुके हैं, पर जब डायग्नोसिस की बात आती है तो आजकल कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं? देखिए डायग्नोसिस को हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन तो जनरली क्विक डायग्नोसिस हो जाता है, वो हम यूज करते हैं जब पेशेंट को हेड इंजरी, हमको इमीडिएटली हमको कोई विद इन 1-2 मिनट्स ही हमको कुछ चाहिए कि हमको देखना है कि अर्जेंटली। ब्रेन ट्यूमर में एमआरआई बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है। एमआरआई हमको करके देखनी चाहिए और एमआरआई में भी जब कहीं भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये ट्यूमर है या और कोई खून की नस बंद हो गई है जिसके कारण थक्का जम गया है तो उसमें डिफरेंट आजकल काफी इसमें एडवांसमेंट हो गया। अब एमआरआई कॉन्ट्रास्ट करवा सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग के हिसाब से टेक्टोग्राफी करवा सकते हैं और उसको नेविगेशन प्रोटोकॉल पे करवा के और वो हमारे सर्जिकल प्लानिंग के हिसाब से आता है। आजकल डायग्नोसिस के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से जिला अस्पतालों में भी आपको फ्री सीटी स्कैन एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। तो कोई भी पेशेंट या कोई भी डॉक्टर जो प्राइमरली फ्री लेवल पे देखता है पेशेंट को तो और इस तरह के सिम्टम होते हैं पेशेंट को और वो कुछ सस्पेक्ट करता है कि पेशेंट की जांचें होनी चाहिए तो सीटी स्कैन या एमआरआई दोनों में कोई भी जांच करा सकता है। जहां तक सीटी स्कैन की बात है उसमें एक क्विक डायग्नोसिस हो जाता है जो कि जनरली हम हेड इंजरी के पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं और जो एमआरआई है वो एक पूरी डिटेल स्टडी होती है, उसमें एक चीज का अच्छी तरह मालूम पड़ जाता है। तो प्लेन एमआरआई के साथ में आजकल उसके कई एडवांस वर्जन्स आ चुके हैं जैसे एमआरआई ब्रेन कॉन्ट्रास्ट स्टडी, एमआरआई परफ्यूजन स्टडी, एमआरआई स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरआई ट्रैक्टोग्राफी जिससे कि हम ऑपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, साथ में नेविगेशन प्रोटोकॉल से कराते हुए जो भी हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनके द्वारा हम ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें थोड़ा अंदाजा ये भी लग जाता है कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। सर जब अभी आपने सर्जरी की बात की तो जब सर्जरी का नाम सुनते हैं और वो भी ब्रेन की सर्जरी तो लोग डर जाते हैं कि ब्रेन को अगर सर्जरी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा। तो सर इस बारे में बताइए कि आजकल तो इतना मेडिकल एडवांसमेंट हो चुका है तो जरूर इसमें भी बहुत अच्छी टेक्निक्स होंगी, तो यही आपसे हम जानना चाह रहे हैं ताकि लोगों का ये जो डर है ये थोड़ा दूर कर पाए। देखिए किसी को भी ट्यूमर होना डर की तो बात है ही जी, ठीक है। किसी को भी पेशेंट को जब मालूम पड़ता है कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर है तो उसको डरना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अब आपको अगर डायग्नोस हुआ है ब्रेन ट्यूमर है तो इलाज अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ऑपरेट करवाना है तो करवाना ही है। आपको दिमाग खाली इसी चीज में लगाना है कि हमको किससे ऑपरेट करवाएं एंड जस्ट फॉरगेट। इसके रिजल्ट्स क्या रहेंगे वो सब चीजें डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर ब्रेन में किस लोकेशन में है जी, और ऑलरेडी क्या क्या हिस्सा ब्रेन का डैमेज कर चुका है, प्लस आपके जो ट्यूमर निकालने के बाद में जो उसकी जो बायोप्सी के लिए भेजा गया उसकी क्या रिपोर्ट है, वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर कैंसरस आ रहा है तो किस स्टेज का है, ग्रेड 2, 3, 4 किस स्टेज का ट्यूमर है।
प्लस उसके साथ में जो बायोप्सी से ही अपने को ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इसके साथ में कोई एडजुवेंट थेरेपी मीन्स रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कितनी कारगर साबित होगी। और जहाँ तक जो लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में आपने जो बोला कि आजकल वास्तव में बहुत स्मार्ट टेक्निक्स आ गई हैं जिनसे हम कम से कम सिर खोल के, मैंने आपको भी बताया नेविगेशन, तो नेविगेशन एक मशीन है जिससे कि जैसे हम देखते हैं कार अपने मोबाइल में लगाते हैं नेविगेशन, हमको पर्टिकुलर उस जगह पहुंचाना तो वो नेविगेशन आपको पहुंचा देता है। द सेम वे जो नेविगेशन जो मशीन है उसको हम हमारा जो पेशेंट का डाटा उसमें फीड करके और उसमें हम देख लेते हैं, तो उस नेविगेशन मशीन से प्रॉप रख के हमको ये मालूम पड़ जाता है कि दिमाग के इस हिस्से में या 1 सेंटीमीटर इधर जाना 1 सेंटीमीटर, तो उतना ही हिस्सा बजाय इसके कि हम पूरी खोपड़ी खोलें तो उतना ही पर्टिकुलरली वही हिस्सा हम खोलते हैं ऑपरेशन के लिए। उससे फायदा ये रहता है कि ऑपरेशन की साइज छोटी हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया एमआरआई ट्रैक्टोग्राफी, मान लो कोई ट्यूमर है, वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे अपोजिट साइड का हाथ पैर का कंट्रोल आ रहा है, तो हम वो फाइबर्स देख लेते हैं कि कौन से ट्यूमर के रिलेशन में वो फाइबर्स कहाँ पे है, तो ऑपरेशन के दौरान हम उसी हिसाब से ऑपरेट करते हैं। हमारे पास इतने अच्छे एडवांस माइक्रोस्कोप्स आ गए तो जिससे कि विजिबिलिटी बहुत शानदार हो गई है। प्लस इन एडिशन जो स्कल बेस के ट्यूमर्स है, स्कल बेस मीन्स ये तो टॉप हो गया और स्कल बेस यहाँ पे हो गया, तो पहले के जमाने में जब हम ऑपरेट करते थे स्कल बेस ट्यूमर्स को, तो नॉर्मल दिमाग को ऐसे धकेल के पीछे धकेल के फिर हमको वहां पे पहुंचना होता था, मतलब ओपन सर्जरी ठीक है। अभी जो हम आजकल जो कर रहे हैं और काफी मात्रा में कर रहे हैं नाक के रास्ते से दूरबीन से, जिसको एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, एंडोनेजल, जिसमें सिर में कोई भी चीरा नहीं लगेगा, एंडोस्कोपिक एंडोनेजल सर्जरी कहते हैं, जो काफी एक कॉमन ट्यूमर जो पिट्यूटरी ट्यूमर है, जैसे उसको हम एंडोस्कोपिक मतलब नाक के रास्ते से कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पीछे ऊपर के पार्ट गर्दन के पार्ट तक का के हम जो ट्यूमर्स हैं वो नाक के रास्ते से दूरबीन से कर रहे हैं। उसमें हमारे सहायता करती है नेविगेशन मशीन, काफी अच्छा सहायता करती है, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। और साथ में जो लेटेस्ट हमने पास जैसे वो डॉपलर बोलते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान हम डॉपलर से ये देख लेते हैं ये मेजर खून की नस कहाँ जा रही है, तो वो खून की नस फटने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। प्लस ऑपरेशन के दौरान हम अल्ट्रासाउंड खोपड़ी खोल के अल्ट्रासाउंड भी करके लोकेट करके देख लेते हैं कि ट्यूमर किस जगह है। तो ये सारी टेक्निक्स है जिन्होंने कि कॉम्प्लिकेशन रेट्स को बहुत कम कर दिया। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा जो भी दर्शक देख रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, किस्मत खराब थी, हो गया, लेकिन ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर्ली करवाएं। मैंने आज देखा कि साहब हम वहां गए थे, झाड़ा लगवाया या कहीं से कोई भी दवाई ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा कि, लेकिन उसका अगर हो गया तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे ही डायग्नोसिस हुआ ट्यूमर हो गया तो वहीं आपकी जिंदगी खत्म है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको करवाना चाहिए। सर ये भी होता होगा ना कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट करवाएंगे तो सर्वाइवल रेट तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली इसका बहुत फर्क पड़ता है कि कई कहते हैं कि साहब हम ये दवाई ले लो, कई बार पेशेंट आते हैं साहब हम 3 महीने से फलाना जी की दवाई ले रहे थे, हम वहाँ झाड़ा फूक ही करा के आए, अब साहब दोबारा एमआरआई करा के देखो हमारे ट्यूमर का क्या हुआ, पता लगता है 4 गुना बढ़ गया। जी, ये वही बात है, अवेयरनेस की कमी है, लोगों का अपना थोड़ा सा अंधविश्वास तो सर है, तो हम इसीलिए चाह रहे थे कि आपका मैसेज आप लोगों को जो आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो चीज है, जब इतनी एडवांस टेक्निक्स हैं तो झाड़ा और इस सब के चक्कर में पड़ने की बजाय जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट किया। बिल्कुल, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, और अगर ऑपरेशन आपको एडवाइस किए तो आप इसे डरे नहीं, आपको करवाना चाहिए। आप कह रहे हैं ज्यादातर एंडोस्कोपिक सर्जरी या डॉपलर नेविगेशन की मदद से जब ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपने कहा सक्सेस रेट भी ज्यादा है, तो फिर रिकवरी का समय भी तो उसी तरीके से बहुत घटा होगा। बिल्कुल, जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स आई हैं जी, इनके कारण जो सोसाइटी पे जो सोशो इकोनॉमिक
बर्डन है वो डेफिनेटली कम हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल स्टे कम हो, इन्फेक्शन कम, कॉम्प्लिकेशन रेट कम, तो आदमी अपना वापस अपने काम पे जा सकता है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर, तो ठीक है, ये तो चांस की बात है, कुछ जेनेटिक्स का भी सर इसमें रहता होगा रोल, जैसा कि कुछ ट्यूमर्स में होता है, कुछ ट्यूमर्स में होता है, बहुत ज्यादा ऐसा वो नहीं है कि सब मेरे को हो गया तो मेरे बच्चों को भी होगा, तो मैं बच्चों के हर साल में MRI कराता रहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आपको आपके डॉक्टर, वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर की क्या है, किस तरह का ट्यूमर है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं कि मेरे बच्चों को हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपसे जो बात करके हमको समझ में आया, वही समझ में आया कि आजकल टेक्निक इतनी एडवांस है कि अगर ट्यूमर आपको हो भी गया है, ऐसे आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, उनके हिसाब से आपको चलना चाहिए। जी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी। और सबसे खास बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने इतनी सहजता से, आप इतने सीनियर प्रोफेसर हैं और इतनी सहजता से आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अपने बिजी शेड्यूल में से हमें इतना समय दिया, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखा आपने, बेशक ब्रेन ट्यूमर सीरियस हो सकता है, लेकिन अगर हम समय रहते डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो आज का मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी संभव है। इसे जरूरत है धैर्य की और समझदारी की, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि चाहे बीमारी हो या ना हो, स्ट्रेस को हर कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिन पर हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करते रहेंगे। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी जानकारी में आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।